आज के बाद आपको बिहार स्पेशल में किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा, चाहे आप जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम दो, चाहे आप बिहार एसएससी का दो या बिहार पुलिस का दो या बिहार दरोगा का दो। जहाँ भी आपसे बिहार स्पेशल पूछा जाएगा, आप इस क्लास को एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार देख लेना और फिर आप जो है बिल्कुल सुकून के साथ लौटेंगे और सुकून के साथ जो है घर में सोएंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम इस वीडियो को देख लेने के बाद किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होने वाला है। तो इनका ही कंटेंट है, मैंने बस क्या किया है, पीडीएफ खुद से क्रिएट कर दिया है ताकि आप को जो कुछ गलतियां पहुंच जाती है वो गलतियां बिल्कुल भी ना हो। तो इसलिए मैंने ऐसा किया है, थोड़ा टाइम भी लगा है तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए बिना कोई लेट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पूरी शिद्दत के साथ आप जो हैं शुरू से अंत तक इस मैराथन को देखेगा। यकीन मानिएगा कि आपके सिलेक्शन के अंदर जो है इस लेक्चर का, इस वीडियो का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, दिल से करिएगा, जो भी करिए तो दिल से करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पे यकीन मानिए कि आज का आप मैराथन जब देखेंगे तो इस मैराथन को देखने के बाद जब आप पेपर देकर आएंगे ना, तो दिल में एक सुकून रहेगा कि आपने जो है क्वेश्चन किया इस क्लास से। इस क्लास से आपको सीधा के सीधा क्वेश्चन आपको 3 से 4 मार्क्स का सीधा सीधा दिख जाएगा और फिर जो तसल्ली होगा वो एक फील करने वाली होगी खुशी। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं आज बिहार के बारे में। और सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी देर की 5 मिनट की लगभग थ्योरी क्लास करेंगे और उसके बाद जो है सेलेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं बिहार स्पेशल के, जो कि अब तक के पेपर में बहुत बार पूछे गए और बहुत बार आते हैं, वैसे क्वेश्चन देखेंगे। और इसके बाद जब आप यकीन मानिए इस पेपर को जब देख लेंगे, इस पूरे मैराथन को देख लेंगे, तो आपका बिहार स्पेशल से एक भी क्वेश्चन किसी भी पेपर में नहीं छूटने वाला, चाहे आप बीपीएससी दे रहे हो या फिर बिहार दरोगा या फिर बिहार पुलिस दे रहे हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज बिहार स्पेशल को। और हमें भी लगती है मेहनत इस वीडियो के पीछे, बहुत सारे मेहनत। तो हमारे मेहनत के ऊपर आप पानी मत फेरिएगा, बस आपको करना क्या है, तो हमें सपोर्ट करते रहना है, मोटिवेट करते रहना, ताकि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आऊँगा। तो आज का जो कंटेंट है वो आपके जीवन को बदल के रख देगा। आप कोई सा भी पेपर देना, यकीन मानना कि आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बिहार की बात करते हैं। तो आपके सामने जो मैप है ये आप देख पा रहे हैं, ये अपना बिहार है। अब सबसे पहले मैं पूछूं कि ये बिहार नाम कैसे पड़ा। तो बिहार नाम कैसे पड़ा, तो ये बात आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है बौद्ध भिक्षुओं का मठ हुआ करता था, जहाँ पे वो लोग निवास करते थे। तो उनको जो है विहार विहार कहते थे और फिर वही धीरे धीरे क्या फेमस हो गया, बिहार बन गया। ठीक है, तो ये भी सवाल आते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला मैं बात करूँ कि बिहार की क्षेत्रफल कितना है भाई। तो बिहार का क्षेत्रफल, अब आप सोचेंगे कि भैया ये तो बड़ा ही सिंपल सवाल है, ये भी कोई सवाल होता है क्या। अरे हाँ भाई, ये भी सवाल होता है, बीपीएससी पूछा हुआ है सवाल को। अगर यकीन नहीं होना तो मेरे चैनल के ऊपर बीपीएससी पेपर का जो है शायद वो 67वां बीपीएससी था, उसका पेपर भी है, एनालिसिस किया, आप देख लेना उसका क्वेश्चन। तो यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, सबसे पहले आप हमें कमेंट करिए, पटापट से कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, पटापट टाइप कर दीजिए। तो बिहार का क्षेत्रफल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तो हमें कमेंट कर दीजिए, मैं आपके ऊपर छोड़ दिया। अब मैं बात करता हूँ कि बिहार के पूरब में कौन है, बिहार के पश्चिम में कौन है, बिहार के दक्षिण में कौन है, बिहार के उत्तर में कौन है। इस तरह से भी सवाल पूछता है। तो चलिए उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में आप यहाँ पे जब ज़िले गिनेंगे तो बिहार के अंदर टोटल अभी वर्तमान में 38 ज़िले हैं। कितने हैं, 38 ज़िले हैं। ठीक है, चलिए बिहार का पूरब पश्चिम देखते हैं। तो आप जो देख रहे हैं इस साइड, ये आपका जो है बिहार का पूरब है, इस साइड जो आप देख रहे हैं ये पश्चिम है, इधर जो आप देख रहे हैं ये उत्तर है और नीचे आपका ये दक्षिण होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आज दिमाग में इसको डाल लीजिए। आप जब रीजनिंग भी बनाते हैं तो इसी मैप को यूज करते हैं, इसी तरह की डायरेक्शन को यूज करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जब आप देखेंगे तो बिहार की जो उत्तर दिशा है, तो बिहार के उत्तर दिशा में एक देश आता है जो कि नेपाल है। आप जब नेपाल को देखेंगे तो नेपाल यहाँ से लेकर यानी किशनगंज से लेकर ये पश्चिमी चंपारण तक हमें क्या करता है, हमारे ज़िलों को टच करता है। ठीक है, चलिए उसको भी देखेंगे बाद में। अब दक्षिण को देख लेते हैं। दक्षिण में जब आए हम लोग तो दक्षिण में क्या होता है कि यहाँ पे जो है झारखंड टच होता है, हमारे राज्यों से, बिहार से झारखंड टच होता है। बहुत अच्छी बात है। अब पश्चिम में देखते हैं तो पश्चिम में देखा तो ये उत्तर प्रदेश टच होता है, ये तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, अब पूर्व में देखा तो ये पश्चिम बंगाल है यानी वेस्ट बंगाल है, जो कि हमारे राज्यों को टच करती है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से राज्य हमें टच करती है। अब क्या कोई ऐसा भी है जो कि हमारे राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? हाँ है। ऐसा कौन है? तो आप इस नेपाल को देखिए, जो नेपाल है ना, ये हमारे बिहार के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं।
बिल्कुल बनाती है। तो एक ऐसा देश जो कि हमारे बिहार के साथ क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं, तो वो नेपाल हैं। आपसे सवाल इस तरह से भी पूछे जाते हैं। और दूसरा आपसे पूछ लिए जाते हैं कि हमारे बिहार से पश्चिम में कौन टच होता है, फिर पूर्व में कौन सा टच होता है, दक्षिण में कौन टच होता है। तो अब आप मैप देख लिए तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, बिहार में अगर मैं ज़िलों की बात करूं तो टोटल ज़िले हमारे यहाँ कितने हैं, तो 38 हैं। वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ, टोटल 38 ज़िले हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से राज्य थे पूर्व पश्चिम, वो भी देख चुके हैं। चलिए, इस तरह से अब आगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, आपसे ये कहा जाता है कि आप जो ये ज़िला देख रहे हैं, इसमें आपको पूरब से पश्चिम, यानी ये हो गया पूरब, इधर पूरब हो गया, इधर हो गया पश्चिम, पूरब से पश्चिम की डिस्टेंस कितनी है। आप यहाँ से जब चलेंगे तो यहाँ तक जब आएंगे तो बिहार का कितना डिस्टेंस है पूरब से पश्चिम, ये पूछा जाता है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, ये होता है आपका 483 किलोमीटर, ये पूछा जाता है और इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगला, ये तो हो गया आपका पूरब से पश्चिम का दूरी जो कि 483 किलोमीटर होता है। अगर यही डिस्टेंस की मैं बात करूं कि उत्तर से दक्षिण कितना होता है, यानी इधर से लेकर इधर तक का दूरी कितना होता है, तो ये यहाँ पे कम होता है। कितना होता है, तो ये होता है आपका 345 किलोमीटर। कितना होता है, 345, ऊपर लिख देता हूँ। तो ये होता है आपका 345 किलोमीटर। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो बातें आपको यहाँ पे जाननी चाहिए, चलिए उसकी बात करते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि ये जो नेपाल है ना, ये नेपाल जो है बिहार के कौन कौन से ज़िले को टच करता है। तो आपको जो है बीपीएससी है तो आपको क्रम लगाने के लिए दे दिया जाता है। दरोगा होते हैं तो उसमें से आपसे पूछ लिया जाता है उसी तरह क्रम लगा के। और अगर अब बिहार पुलिस में है तो बिहार पुलिस में पूछा जाता है कि कौन से ज़िले टच होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, तो ऑप्शन दे दिया जाता है। तो आप कैसे बताएंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि कौन से ज़िले सटते हैं, कौन से नहीं सटते। तो आप देखो, ये जो किशनगंज है ना, किशनगंज से लेकर उसके बाद यहाँ तक आपका पश्चिमी चंपारण तक, ये जो है नेपाल से टच होते हैं। अच्छा, तो याद कैसे रखें, तो एक तो है आपका पश्चिमी चंपारण हो गया, उसके बाद ये आपका पूर्वी चंपारण है, फिर सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। टोटल 7 ज़िले हैं बिहार के जो कि नेपाल से टच होते हैं। तो सबसे पहले तो ये नंबर आपको पता होना चाहिए। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप देखेंगे ये सीतामढ़ी को देखिए और यहाँ पे आप पूर्वी चंपारण को देखिए, तो आप देखेंगे कि इसके बीच में जो है ना, ये छोटा सा एक लाल कलर में आप शिवहर को देख रहे होंगे। ये शिवहर जो है ना, एनी हाउ ये नेपाल से टच नहीं होता है। आपसे सवाल यानी ऑप्शन में ये डाल दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से एक आपको शिवहर भी दे दिया जाता है। तो आप शिवहर के बारे में स्पेशली याद रखिए कि ये जो है ये आपका नेपाल में टच नहीं होता है। तो चलिए, अब जो टच होता है उसको याद कैसे रखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको कैसे रखेंगे, तो इसके लिए देखिए, मैं एक लॉजिक लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, पप्पू, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, बड़ा फेमस नाम चलता है ये सोशल मीडिया में। तो पप्पू, सीमा, उसके बाद सूर्या में लिख रहा हूँ, लेकिन ये कैसे लिख रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, सूर्या, और उसके बाद लिखा मैंने किशन। बस हो गए, आपके काम हो चुके हैं। अच्छा, कैसे सर, तो अब बता रहा हूँ। देखिए, पास से हो गया आपका पश्चिमी चंपारण, पू से हो गया आपका पूर्वी चंपारण। आप देखिए यहाँ पे ये पश्चिमी चंपारण है और उसके बाद ये पूर्वी चंपारण है। उसके बाद सी से हो गया आपका सीतामढ़ी और माँ से हो गया आपका मधुबनी। सू, यहाँ पे ये सू देखिए, सू से हो गया सुपौल और रिया से हो गया आपका अररिया, रिया से हो गया अररिया, किशन से हो गया किशनगंज। ये हो गए टोटल 7 ज़िले बिहार के जो कि नेपाल को टच करती है, नेपाल से टच होता है। आपसे इस तरह से पूछे जाते हैं। सो आप इसको क्रम से, अब जैसे भी कहेगा आप इसको क्रम से कहेगा तो क्रम से लगा सकते हैं। उत्तर से पूरब से पश्चिम बोले या पश्चिम से पूरब बोले, कुछ भी बोल ले आप इसको कर सकते हैं। अब अगला बात करते हैं कि आपसे क्या पूछा जाता है। तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि आप जो ये पश्चिमी चंपारण देख रहे हैं, सबके बारे में एक एक चीज़ बताते जाता हूँ। ये जो पश्चिमी चंपारण देख रहे हैं ना, इस पश्चिमी चंपारण रिलेटेड आपको पूछा जाता है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा ज़िला है। तो बिहार का सबसे बड़ा ज़िला जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यानी एरिया के अकॉर्डिंग आपका कौन सा है, तो ये है आपका पश्चिमी चंपारण। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बता दिया, आपको बस नोट करते जाना है पॉइंट को। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा ज़िला जो है ये तो आपका कौन सा है, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण आता है। तो सबसे छोटा भी तो पूछा जाता है, तो सर छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा जो है वो शिवहर है। ये जो आप देख रहे हैं ये लाल वाला छोटा सा यहाँ पे, ये आपका एरिया में सबसे लास्ट आता है। ठीक है,
एरिया में सबसे लास्ट आता है, जबकि एरिया में सबसे फर्स्ट आता है आपका कौन सा, ये पश्चिमी चंपारण। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं किस पे, तो अब देखते हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सर क्या होता है। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो पटना का है। ये जो पटना है ना अपना राजधानी, ये पटना जो है 1 नंबर पे आता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है, ये तो आपने बता दिया है। तो सबसे छोटा कौन है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो सबसे छोटा है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो है आपका शेखपुरा। कौन सा है, शेखपुरा। वो शेखपुरा भी आपको यहीं पे बगल में मिल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे है आपका शेखपुरा। तो शेखपुरा जो है सबसे लास्ट आते हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब देखते हैं पढ़ा लिखा। सर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा ज़िला कौन सा है, तो यहाँ पे आप देखिए इधर सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं ये ज़िला रोहतास। ये रोहतास ज़िला जो है ना सबसे पढ़ा लिखा ज़िला है आपका, यानी लिटरेसी में आपका, साक्षरता में आपका 1 नंबर पे आता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर। तो फिर सबसे लास्ट कौन आता है, ये जितना भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं, और इसीलिए आप इसको 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, और आपको अगर याद ना हो जाए ना तब फिर से देखना, क्योंकि जब तक याद ना हो जाए तब तक छोड़ना नहीं, क्योंकि ये आपके भविष्य को बदलने वाला है ये वीडियो। तो चलिए आगे देखते हैं। और इसके बाद हम लोग जो हैं इस सेलेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ करने वाले हैं, उसको आप मत भूलना, उसको लगाने के लिए एकदम मत भूलना। नींद में भी रहो लेकिन आप लगा के ही सोना। तो चलिए, ये हो गया सबसे ज़्यादा आपका साक्षरता। तो सबसे कम पढ़ा लिखा कहाँ के लोग होते हैं, तो सबसे पढ़ा लिखा कम जो है ये आपका पूर्णिया के लोग हैं। अभी अकॉर्डिंग, ये अभी जो है डाटा के अकॉर्डिंग पूर्णिया के लोग सबसे कम पढ़े लिखे होते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका, कहाँ पे है पूर्णिया, ये रह गया पूर्णिया आपका। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, आगे बात करते हैं सर लिंगानुपात। तो लिंगानुपात क्या होता है आप समझते हैं, 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसको लिंगानुपात कहते हैं। तो सर लिंगानुपात में सबसे बड़ा जिला कौन है, सबसे 1 नंबर पे कौन आता है, तो आप यहाँ पे देखिए, इधर जो आपका सबसे लास्ट में इधर आपको एक ज़िला दिख रहा है, ये है आपका गोपालगंज। जो गोपालगंज है ना वो लिंगानुपात में 1 नंबर पे आता है। सबसे अधिक यहाँ पे क्या है आपका सेक्स रेशियो है। अच्छा, तो आपको एक काम करना है कि आपको ये डाटा जो है ना गूगल पे सर्च करना है कि एक्चुअल में गोपालगंज में सेक्स रेशियो है कितना। बिकॉज मैं जानता हूँ 10:21 है, लेकिन कहीं पे मैं 10:15 भी देखता हूँ, कहीं पे कुछ और 24 भी देख लेता हूँ। सो आप गूगल से कंफर्म होकर कमेंट करिएगा कि एग्जैक्ट डाटा कितना है। एक चीज़ें यहाँ पे और पूछा जाता है कि बिहार का एकमात्र ऐसा ज़िला जो कि 1000 से अधिक लिंगानुपात है, तो वो सिर्फ गोपालगंज का। इसके अलावा सारे ज़िले का जो लिंगानुपात है वो 1000 से कम है। तो सर आपने पहला तो बता दिया 1 नंबर पे जो आता है, तो लास्ट कौन आता है जिसका लिंगानुपात सबसे कम है, तो वो ज़िला कौन सा है, तो वो है आपका मुंगेर। तो ये मुंगेर आप देखिए, यहाँ भागलपुर के पास सटा हुआ, देखिए यहाँ पे आपका मुंगेर। ये मुंगेर के अंदर जो है लिंगानुपात है कितना, तो वो है आपका 876। तो ये हो जाते हैं आपका लिंगानुपात। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट है जो कि पूछे जाते हैं, तो चलिए उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो बिहार के अंदर किस ज़िले में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो आप देखिए इसको, ये है किशनगंज। तो किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है। अब वर्षा अधिक कहाँ होती है वो तो बता दिया है, तो वर्षा कम कहाँ होता है सर, तो आप देखिए यहाँ पे रोहतास के बगल में एक ज़िला है औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में क्या होता है, वर्षा नहीं होता है, अंगारे बरसते हैं, यानी वर्षा बहुत कम होती है। सबसे कम वर्षा जो होती है बिहार में वो आपका औरंगाबाद हो जाएगा, और सबसे अधिक हो जाएगा कहाँ पे, तो किशनगंज हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट जो कि आपको जानने चाहिए, तो चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बगल में जो है औरंगाबाद के बगल में है गया ज़िला। तो गया ज़िला जो है सबसे गर्म ज़िला है, ग से गर्म ग से गया, तो सबसे गर्म ज़िला गया है, और सबसे ठंडा ज़िला भी गया ही है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बिहार का सबसे गर्म ज़िला वो गया है, और सबसे ठंडा ज़िला भी गया ही है। तो इतने सारे पॉइंट आपको कम से कम जो है यहाँ से जानना ही चाहिए। और अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके, जो सेलेक्टिव इसके मैराथन है क्वेश्चन है उसको देखेंगे, और आप इसको लगा के जाना, और यकीन मानना आपका एग्ज़ाम कभी जो है स्टैटिक के कारण या फिर आपका बिहार स्पेशल के कारण कभी नहीं रुकेगा। आपका इस क्लास के अंदर से 2 से 3 नंबर किसी भी एग्ज़ाम में आपका फिक्स हो चुका है। और हमें लगता है मेहनत इसको तैयार करने में, इसके पीछे काफ़ी सारे मेहनत होते हैं। सो आप हमारे मोटिवेशन को बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मैं हूँ।
तो चलिए अब देखने वाले हैं हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन को, और उसको बिल्कुल मत स्किप करिएगा, एक एक करके आपको देखना है, और उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चन आपको दिक्कत होगा उसको अगेन से देखना है या फिर कॉपी पे नोट कर लेना है, क्योंकि आप अगर उसको छोड़ दोगे ना तो यकीन मानना कि आपके एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन कहीं देखने को अगर मिल गया तो आपके साथ परेशानी हो सकता है। सामने में कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस की अगर मैं बात करूं तो देखिए अभी आपके सामने जो है काफ़ी इजी सवाल होंगे, और फिर धीरे धीरे सवाल का लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सो आप अपने तैयारी को भी टेस्ट कर सकते हैं कि बिहार स्पेशल में आप कितना ज़्यादा खास हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। और बीपीएससी वाले, अगर किसी ने बीपीएससी दिया हो तो उन्हें भी पता होगा ये सारे के सारे क्वेश्चन जो कि इस मैराथन के अंदर मैं कराऊंगा वो कैसे क्वेश्चन वो खुद ही कमेंट करके हमें बता देंगे। तो चलिए बिहार दिवस की अगर मैं बात करूं तो बिहार दिवस मनाया जाता है कब, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि बम्बई प्रेसिडेंसी से क्या होता है, बम्बई नहीं बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या होता है, इसी दिन बिहार को जो है अलग कर दिया जाता है। और प्रेसिडेंसी जो है 3 थे, आपको पता होगा, बम्बई प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 22 मार्च। और 22 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है जो कि आप जानते भी होंगे वो कौन सा दिवस है, तो वो है आपका जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ पे है, तो ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो गया। तो बिहार की राजधानी जो है ये आपका पटना है। पटना के बारे में मैंने क्या बताया था कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये जो है सबसे बड़ा ज़िला है। ठीक है, तो पटना में हमारा हाई कोर्ट भी है, और हाई कोर्ट की जो स्थापना होती है पटना के अंदर वो 1916 यानी 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट की भी स्थापना होती है। पूर्णिया के बारे में मैंने क्या बताया था, तो पूर्णिया के बारे में मैंने बताया था कि पूर्णिया जो है आपका साक्षरता दर में सबसे नीचे हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो बिहार के उच्च न्यायालय की अगर मैं बात करूँ, हाई कोर्ट की बात करूँ, तो ये पटना में स्थित है। इसकी स्थापना, यानी स्थापना भी पूछा जाता है आपसे, तो स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना जो है ये 3 फरवरी 1916 को इसकी स्थापना होती है। और आगे चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिहार का राजकीय भाषा कौन सी है, तो बिहार की राजकीय भाषा की बात करो तो बिहार का राजकीय भाषा तो हिंदी है, लेकिन हिंदी के साथ साथ यहाँ पे राजकीय भाषा उर्दू भी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पूरे देश का एकमात्र एक ऐसा राज्य है जो कि उर्दू को भी द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके अलावा आपको कहीं भी बिहार के अलावा जो है उर्दू को राजभाषा के रूप में दर्जा अब तक नहीं था। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है, तो हिंदी और उर्दू हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो बिहार का राजकीय वृक्ष की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका पीपल। ठीक है, और इस पीडीएफ को मैंने खुद से क्रिएट किया है, इसीलिए आपके पास वीडियो लाने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और ये पीडीएफ जो है इतने अच्छे से क्रिएट किया है कि आप एक बार जब पढ़ेंगे ना दिल खुश हो जाएगा, और फिर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सो आप क्या करो, सबसे पहले तो इस क्लास को 2 से 3 बार देखो, और जब तक याद ना हो जाए तब तक इस मैराथन को छोड़ना नहीं। अपना पेपर देने से पहले आप इसे देख कर जाना, 1 बार देखो, 2 बार देखो, जब तक याद ना हो जाए तब तक देखो, बार बार देखो। तो चलिए अगला सवाल की हम बात करते हैं। अगला सवाल है कि बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो बिहार का जो राजकीय पुष्प है ये है गेंदा। उसके बाद है राजकीय पशु कौन सा है। अच्छा, आपको यहीं पे कमेंट करना है कि जो मैं बिहार का पूछ रहा हूँ यहाँ पे सवाल, तो बिहार का है, तो आपको भारत का भी कमेंट करके बताना है। सारे लोगों को कमेंट करके बताना है जो भी वीडियो देख रहे हो, चाहे वो आज देख रहे हो या फिर 2025 में आप देखो या फिर 2030 में देखो, इट डजेंट मैटर। बस आपको कमेंट करना है कि जो भारत का राजकीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प है वो कौन सा है। और मैं जब बिहार का यहाँ पे क्वेश्चन किया हूँ तो आप भारत का भी बताया करो, यानी इससे क्या होगा कि आपका एक साथ 2 तैयारी हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपका बैल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपको भारत का कमेंट करके बताना है कि भारत का जो है राजकीय पशु यानी राष्ट्रीय पशु कौन सा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो माफ़ करेगा, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो बिहार का राजकीय पक्षी ये है आपका गौरैया। आपको कमेंट करना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ठीक है, जिसको क्या कहता हूँ उसका वैज्ञानिक नाम बता रहा हूँ मैं, पावोक्रिस्टेटस कहते हैं। ये सवाल जो है एनटीपीसी में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं, एसएससी भी पूछता है कि वैज्ञानिक नाम क्या है। अगला सवाल देखते हैं कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, तो मैंने अभी मैप में बताया था आपको। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला की बात करूँ तो ये है आपका पटना, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मधुबनी ज़िला के नाम से
आपने एक चीज़ देखा होगा, मधुबनी पेंटिंग बड़ा ही फेमस है बिहार के अंदर। बिहार ना सिर्फ बिहार, ये जो है पूरा का पूरा देश के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो ज़िला है ना, ये है आपका शेखपुरा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी ऐसा जो संस्था है, बीपीएससी ऐसा जो पेपर होता है, उसमें भी ये सवाल देखने को मिलता है। आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत कॉमन सवाल है, यही कॉमन सवाल आपको वहाँ पे पेपर में देखने को मिलता है। यकीन नहीं है ना, तो आप पेपर उठा के देख लेना, अगर किसी ने बगल में आपके बगल में बीपीएससी दिया हो तो चलिए आगे देखते हैं। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है। तो ये है आपका कौन सा, तो ये है मुंगेर। तो लिंगानुपात यहाँ पे है कितना, तो ये है आपका 876। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, आपको कमेंट करना है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो चलिए मैं बता ही देता हूँ, वो है आपका हरियाणा। आपको ये कमेंट करना है कि हरियाणा का लिंगानुपात कितना है। चलिए आप ये करिए, थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया सवाल में। अगला सवाल देखते हैं कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है। तो ये कौन सा ज़िला है भाई, तो ये है आपका गोपालगंज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो पढ़ा लिखा ज़िला है वो है आपका रोहतास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला कौन सा, यानी सबसे कम पढ़ा लिखा ज़िला कौन सा है। तो सबसे कम पढ़ा लिखा ज़िला जो है ये आपका पूर्णिया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला कौन सा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, तो ये कौन सा ज़िला है, तो ये है आपका किशनगंज। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला ज़िला कौन सा है, तो अंगारे बरस रहे थे कहाँ पे, तो औरंगाबाद में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी राइट हो जाएगा। और सबसे ठंडा ज़िला कौन सा है, तो बिहार में सबसे ठंडा ज़िला मैंने कौन सा बताया था, तो ये गया था। और गया के ही बारे में आपको क्या बताया था कि गया सबसे गर्म ज़िला भी है बिहार के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं कि बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो बिहार में सबसे बड़ा नगर जो है ये आपका पटना नगर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो विहार शब्द का जो अर्थ होता है ये होता है बौद्ध मठ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बिहार में नमक सत्याग्रह आंदोलन कब प्रारंभ होता है। तो बिहार के अंदर नमक सत्याग्रह आंदोलन जो प्रारंभ होता है ये होता है आपका 15 अप्रैल 1930 के अंदर। आपको पता है कि नमक सत्याग्रह आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के रूप में जाना जाता है। तो वो दांडी मार्च शुरू होता है, और उसके बाद जब गांधी जी नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, तो फिर धीरे धीरे पूरे देश के अंदर क्या होता है, नमक सत्याग्रह का उल्लंघन होने लगता है। तो बिहार में भी उसी क्रम में जो है 15 अप्रैल 1930 को ये नमक सत्याग्रह शुरू होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत कब की गई थी। तो ये मांग शुरू होने लगा तो 1906 के अंदर, यानी 1906 में मांग होने लगा कि हमें क्या करो कि बंगाल प्रेसिडेंसी से हमें अलग करो। और ये ठीक 6 वर्ष के बाद जो है मांग को पूरा कर लिया जाता है, यानी मान लिया जाता है, और 1912 में जो है बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब होता है। तो ये गठन होता है 1580 ईस्वी में। तो मुगल का काल तो इसी के आसपास होता है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है। तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है आपका 1916 में। तो 1916 में एग्जैक्ट अगर डेट की भी बात करूँ तो वो डेट कौन सा है, तो वो डेट है आपका 3 फरवरी 1916। इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है। अगला सवाल है कि झारखंड से पृथक बिहार कब हुआ, यानी बिहार झारखंड से, मतलब झारखंड अलग कब होता है बिहार से, ये पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपका 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से झारखंड को अलग कर दिया जाता है, और एग्जैक्टली जो है 45.85%, 85 नहीं 65 होता है, 45 दशमलव लगभग है आपका 65% भूमि को बिहार की भूमि से अलग मान लिया जाता है कि अब वो क्या बन गया, वो झारखंड बन गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब होता है, यानी बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन होता है ये आपका 1936 में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बिहार की राजधानी तो पटना है, उड़ीसा की बात करूँ तो इसकी राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार के अंदर जो सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे वो थे जयप्रकाश नारायण। अच्छा, जयप्रकाश नारायण का एक निक नाम भी है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या है कि जयप्रकाश नारायण का निक नाम यानी उपनाम क्या है? तो इनका जो है लोकनायक कहते हैं, इनको लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, एक है जननायक। जननायक किनको कहते हैं? तो जननायक कहते हैं, आपने ये भी सुना होगा जननायक, अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ये हो गया जननायक। जननायक किनको कहते हैं? तो कर्पूरी ठाकुर को कहते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि ये भी आपसे क्या होता है, पूछा जाता है। तो कर्पूरी ठाकुर को कहते हैं जननायक। ठीक है, और लोकनायक कहते हैं जयप्रकाश नारायण को। और सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी की उपाधि दिया गया है, यानी नेताजी इनको कहते हैं। तो चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहारी के संपादक की अगर मैं बात करूं तो ये हैं बाबू महेश्वर प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन होता है? तो कांग्रेस का अधिवेशन जो 1922 में होता है ये गया जिले में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ये बिहार के अंदर जो है दूसरा अधिवेशन था, यानी ये सेकेंड अधिवेशन था। कहाँ पे? बिहार के अंदर सेकेंड अधिवेशन था। ठीक है, तो पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो पहला अधिवेशन जो है वो आपका 1912 के आसपास होता है, पटना के बांकीपुर में होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो किसान सभा की स्थापना जो है ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की जाती। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष होता है? तो इसका गठन जो है मार्च 1929 में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो बिहार बंगाल से जो है ये 1912 में अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो 1857 की क्रांति के जो नेता थे बिहार के अंदर वो थे वीर कुंवर सिंह। ये किस जगह से बिलोंग्स करते थे? तो ये जो है जगदीशपुर से बिलोंग्स करते थे। जबकि अगर मैं वही पटना की बात करूँ ना, पटना में जो लीड कर रहे थे वो कौन थे? तो वो पीर अली थे। चलिए अगला सवाल वो भी आएगा, आगे आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल है कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया हुआ था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया हुआ था शेरशाह सूरी ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो बिहार के अंदर जो है ना ये शेरशाह सूरी बहुत ज़्यादा फेमस होता है, बिकॉज इन्होंने क्या किया था कि लगभग मुगल साम्राज्य को लगभग ख़त्म कर दिया था। यानी जो उस टाइम कौन थे? हुमायूं को इन्होंने नाको दम कर रखा था। और हुमायूं अगर दोबारा से यहाँ पर लौट कर नहीं आते, या फिर ऐसा समझिए कि अगर हुमायूं ख़त्म हो जाते तो पूरा का पूरा मुग़ल वंश ही ख़त्म हो जाता, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था? शेरशाह सूरी ने नाको दम कर दिया था। अगला सवाल देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किनके हाथों नष्ट होता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद करने के पीछे जो है बख्तियार खिलजी का बहुत बड़ा हाथ होता है। और बख्तियार खिलजी नहीं चाहते थे कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका नाम जो है फले फूले, इसलिए उसने क्या कर दिया? पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया। वहाँ के पुस्तकालय में आग लगवा दिया, यानी वहाँ का जो लाइब्रेरी था आग लगवा दिया, और वहाँ पर सालों साल तक धुआँ उठता रहा था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक वो सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? तो ये था आपका मध्यकाल था, जिसके समय क्या होता है कि बिहार की जो गरिमा थी, सांस्कृतिक गरिमा थी, वो क्या हो जाते हैं? खंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो ये था आपका अकबर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, ये बाबर जो है, बाबर के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो बाबर जो है आपका मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। और बाबर जो है यहाँ पे कितने में आते हैं, यानी भारत के अंदर इसका प्रवेश जो है 1526 होता है, जिसमें कि ये पानीपत का पहला लड़ाई लड़ते हैं। और उसके बाद आपको पानीपत का युद्ध भी याद रखना है। 1526 में पहला, 1556 में दूसरा, 1761 में तीसरा पानीपत का युद्ध होता है। लेकिन इन सभी युद्धों में जो 1526 है आपसे ये पूछा जाएगा, और किन के मध्य हुआ था 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे ये थे उदयन। उदयन कौन है? तो ये उदयन जो है ये आपका अजातशत्रु के ये पुत्र होते हैं। और अजातशत्रु कौन? तो ये बिंबिसार के पुत्र होते हैं। और बिंबिसार कौन है? तो भाई ये हर्यक वंश के कौन है? संस्थापक हैं। और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो राजा होते हैं वो अपने पिता की हत्या करके गद्दी के ऊपर बैठते हैं।
तो इसीलिए पितृहंता वंश भी कहते हैं। तो उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया, उदयन जो है इसके संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किसका बना हुआ था? तो ये जो है मुख्यतः बना हुआ था किसका? तो पहले के टाइम में, पुराने टाइम में जो है सीमेंट बालू इस तरह से तो होता नहीं था, तो क्या होता था उस टाइम अगर लकड़ी के घर बनाए जाते थे, लकड़ी के महल बनाए जाते थे, तो वो समझा जाता था कि वन ऑफ द बेस्ट है, समझ लीजिए कोहिनूर बन गया। तो लकड़ी का घर उस टाइम बनाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो ये बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य है कौन? तो ये है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब होता है? तो इनका देहांत जो है 9 मई 1958 को हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा बिलोंग्स करते थे झारखंड से। तो झारखंड का यहाँ पे कौन सा जगह है? तो यहाँ पे है रांची। तो रांची आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद है स्वामी सहजानंद का संबंध किससे? तो हम लोगों ने पहले देखा हुआ था क्वेश्चन, तो वहाँ पे जो है किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ जो है ये क्या थे? इनका संबंध था। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की बात करूँ तो ये थे चाणक्य, जिनका कि यहाँ बिहार पुलिस के अंदर जो सवाल बनता है, अब मैं उसकी बात करता हूँ। तो पूछा जाता है आपको कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है, आपसे इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो इनका अन्य नाम की अगर मैं बात करूँ तो इनका अन्य नामों में आता है विष्णुगुप्त, कौटिल्य। तो ये दोनों नाम जो हैं इन्हीं के नाम हैं, इन्हीं को कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की बात करूँ तो ये हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये आपका मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं और इनका गुरु कौन होते हैं? तो चाणक्य होते हैं। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो बिहार के अंदर किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? तो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। अच्छा, एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में, बिहार के सिवान ज़िले में, सिवान जिला में जीरादेई नाम का एक गांव होता है, वहाँ पे इनका जन्म होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे जानना चाहिए आपको कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष होते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ हमारे भारत का सबसे लंबा कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक कहाँ हुई? तो इसकी बैठक जो होती है ये पटना के अंदर होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो श्री नरसिंह नारायण जो है ये एक समाजवादी थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये थे आपका समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण का मैंने उपनाम बताया था आपको, ठीक है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। एक होता है जननायक कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं कि जो आपका एग्ज़ाम था ना, कौन सा एग्ज़ाम था ध्यान नहीं आ रहा मुझे, बिहार एसएससी एग्ज़ाम था, ग्रेजुएशन लेवल वाला जो था बिहार एसएससी एग्ज़ाम था। उस एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था कि जो भगत सिंह हैं, भगत सिंह के गाँव का नाम क्या है? तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं उनका गांव का नाम आपको देख लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रामचंद्र शर्मा के गांव का नाम, तो ये है अमराहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? इनको भेजा गया था बांकीपुर जेल में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि बिहार केसरी किसे संबोधित किया जाता है? तो बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को संबोधित किया जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। अब आपको ये कमेंट करना है, तुरंत अभी कमेंट करना है कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। तो अब आगे बात करता हूँ। जो ऑप्शन ए है अनुग्रह नारायण सिंह। आपने देखा होगा एएन कॉलेज पटना, जो एएन कॉलेज पटना है ना, ये इनके ही नाम पे है, अनुग्रह नारायण सिंह के ही नाम पे है, ठीक है। तो अब इनके बारे में क्या है, तो इनको बिहार विभूति कहते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहते हैं। और जो आप ये कर्पूरी ठाकुर देख रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर को क्या कहते हैं भाई? मैंने बताया था थोड़ी देर पहले,
इनको जो है जननायक कहते हैं। तो जननायक इनका उपनाम है, जननायक कर्पूरी ठाकुर। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते हैं। तो ये सारे के सारे बातें आपको दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं कि किस देश की सीमा बिहार के साथ जुड़ती है। तो किस देश की सीमा, बात जो है देश की हो रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो नेपाल देश, एकमात्र देश जो कि नेपाल है, जो कि बिहार के साथ टच होती है। और किस दिशा में टच होती हैं, तो उत्तर दिशा से टच होती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बनता है। तो झारखंड का जो निर्माण होता है, ये आपका जो है, इसको याद रखिएगा, 45.85% ज़मीन झारखंड को जो है देकर झारखंड नाम दे दिया जाता है। कब, तो ये है बात आपका 15 नवंबर 2000 की ये बात है। ठीक है, 15 नवंबर 2000 की ये बात है। अच्छा, झारखंड की राजधानी कहाँ बनाई जाती है, तो रांची जो है झारखंड की राजधानी बनाई जाती है। अगला सवाल देखते हैं, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है कोसी को कहा जाता है। और अगर यही मैं बात करूं कि बंगाल का शोक किसको कहते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक, तो वो कहते हैं दामोदर नदी को। वो भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, वो कौन सी प्रजाति है। तो ये दशहरी हैं, जर्दालू हैं, लंगड़ा हैं, सफ़ेदा हैं, ये सारे के सारे जो है ना, ये ऑप्शन आपके आम के ही हैं। ये सारे के सारे प्रजाति आम के ही हैं। लेकिन जो राइट आंसर होगा, जो केवल बिहार में ही पाई जाती है, ये है आपका सफ़ेदा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप एग्ज़ाम देकर आना, और आपके एग्ज़ाम में अगर इस क्लास से, इस मैराथन से आपको अगर एक सवाल भी दिख जाता है ना, एक सवाल दिख जाता है, तो आप हमें आकर पुनः इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप आके हमें कमेंट कीजिएगा कि भैया आपके क्लास से जो है हमें हेल्प मिली या नहीं मिली, या आपका मदद मिला, कुछ हेल्प हुआ या नहीं हुआ। आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। लेकिन आप पहले एग्ज़ाम दीजिए, और आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होगा। आप तैयारी तो कीजिए, मन से तो कीजिए, क्योंकि आप अगर तैयारी नहीं करेंगे ना, तो आपके बदले में नहीं, माफ़ करिएगा, कि आप जिस सीट के लिए तैयारी कर रहे हो ना, उसी सीट के लिए कोई और भी लड़ रहा है। आप अगर नहीं लड़ोगे, आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना, तो दूसरा आपका जो अपोजिट वाला है ना, वो आपकी सीट को लेकर जाएगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आप छीन लीजिए सीट, आपको छीनना पड़ेगा। आप अगर नहीं लड़ोगे, आप अभी नहीं पढ़ोगे, तो आपका जब एज निकल जाएगा ना, तो फिर चिड़िया चुग गई खेत वाली बात हो जाएगी। आप वैसा नौबत मत आने दो, क्योंकि एज निकल जाने के बाद साथ साथ क्या होता है कि दिमाग पे एक प्रेशर भी बनते जाता है। एक खुद के दिमाग पे प्रेशर ऑटोमेटिक बनता है, और एक घर वालों के द्वारा दिमाग पे प्रेशर बनाया जाता है। और अगर आप उनमें से भी, अगर आप लड़की हो, तो फिर आपके लिए तो एकदम बुरी सी स्थिति रहती है कि भाई, मतलब एक अलग ही लेवल का टेंशन होता है लड़कियों के ऊपर कि उन्हें पढ़ना है, और साथ ही साथ घर का टेंशन होता है कि हाँ जॉब नहीं ले रही है, तो शादी करा दो, ये कर दो, वो कर दो। उन सभी चीज़ों से आपको निकलना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप नहीं पढ़ोगे तो आप समझ लो कि स्थिति बहुत बुरा है, आने वाला टाइम भी बहुत बुरा है। बस आप एक बार मेहनत तो कर लो, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। आप यकीन मानो, अपने आप पर विश्वास रखो। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो है अमरकंटक में है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से जो उद्गम होता है, ये सोन नदी का होता है। उसके बाद जो है नर्मदा नदी का होता है। इन दोनों को आप याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। संपूर्ण बिहार स्थित है। तो पूरा जो बिहार है ना, ये मैदानी इलाके में स्थित है। तो इसी कारण क्या होता है, बिहार का जो ज़मीन है ना, वो बहुत उपजाऊ है। जब बिहार को झारखंड से अलग कर दिया जाता है, तो जितने भी खनिज लवण थे, वो तो पूरे के पूरे कहाँ पे चले गए, वो चले जाते हैं झारखंड में। लेकिन हमारे पास बचता क्या है, तो बस यही उपजाऊ ज़मीन बच जाता है, जिसके बदौलत क्या है कि बिहार जो है आगे विकसित कर रहा है। उसके बाद है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है ये बरौनी में है। अच्छा, बरौनी है किस ज़िले में, ये भी आपको पता है या नहीं पता है। तो बिहार के बेगूसराय ज़िले में, बिहार के बेगूसराय ज़िले में आपका जो है ये बरौनी है। आपको ये भी ध्यान रखना है। आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, अगर आप बीपीएससी देंगे तो आपको जो है वहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि तेल शोधक कारखाना कौन सा है, आपसे सीधा पूछेगा कि बरौनी, यानी तेल शोधक कारखाना बरौनी किस ज़िले में आता है, आपसे ऐसे पूछ लेगा। तो फिर आप जो है उस टाइम क्या करेंगे, सोचेंगे कि काश हम गूगल कर लिए होते, काश हम पढ़ लिए होते एग्जामपुर भैया के चैनल को, तो आज जो है हमें ये नौबत नहीं आती। तो चलिए अगला देखते हैं। बिहार की कौन सी नदी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण करता है या किया जाता है। तो ये होता है गंडक
परियोजना, लेकिन गंडक परियोजना तो यहाँ पे है नहीं, तो उसमें शामिल है आपका कोसी परियोजना भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो सबसे आगे है बिहार किसमें? तो मखाना के उत्पादन में। अच्छा, बिहार के किस जिले में, यानी जिला में कौन सा टॉप है? तो जिला में दरभंगा टॉप है आपका मखाना उत्पादन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो बिहार में डालमिया नगर जो है वो चमड़ा के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, डालमिया नगर है किस जिले में, क्या आपको ये पता है? क्योंकि इतना ज़्यादा ये फेमस जगह है, इतना ज़्यादा ये फेमस है कि बस हम इसका नाम जानते हैं और ऐसा लगता है कि ये तो मेरे बगल के ही ज़िला में, मेरे ही ज़िला में, लेकिन एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं होता है कि ये किस ज़िला में है। तो मैं आपको बता दूं कि जो डालमिया नगर है ये आपका रोहतास ज़िला में है। तो रोहतास ज़िला आप इसको याद रखिएगा। रोहतास ज़िला के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा ज़िला है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो बिहार के अंदर कोयले का अनुमानित भंडार है वो बहुत कम है, 16 करोड़ टन ही है, यानी हमारे बिहार में कोई खास कोयला नहीं है, ठीक है। अच्छा, कोयला की बात हुई है तो चलिए थोड़ा और कर देते हैं। तो कोयला जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इसके क्वालिटी यानी कार्बन कंटेनिंग के आधार पे कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इसको कहते हैं शॉर्ट में ABLP। अच्छा, ये कौन है भैया? तो ये है आपका A फॉर एंथ्रासाइट, B फॉर बिटुमिनस, L फॉर लिग्नाइट, P फॉर पीट। एंथ्रासाइट जो होते हैं वो सबसे अच्छा कोयला होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन की जो मात्रा होती है वो 90% से भी अधिक होती है। जिस कोयला के अंदर जितना ज़्यादा कार्बन, इसका मतलब वो है कि वो कोयला जो है आपको उतना ही अधिक ऊष्मा देगा, उतना ही अधिक आपको हीट देगा। तो इसका मतलब पीट जो है ये सबसे ख़राब है, बिल्कुल सही बात है। तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है कार्बन कंटेनिंग के अकॉर्डिंग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पूर्वी मध्य रेलवे की बात करूँ तो ये है हाजीपुर। अच्छा, ये सवाल बिहार में क्यों पूछा जाता है? क्योंकि बिहार में एकमात्र मुख्यालय है, इसीलिए आपसे ये पूछा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। बिहार में केला उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो केला उत्पादन के लिए अभी तक हमें लगता था कि भागलपुर फेमस है, लेकिन जब एक बार गलती कर गया तो फिर अब लगने लगा कि नहीं, भागलपुर फेमस नहीं है, यह है हाजीपुर फेमस है। क्योंकि भागलपुर के अंदर भी बहुत ज़्यादा केला पाया जाता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता था, लेकिन ये हाजीपुर फेमस है, ठीक है। केला उत्पादन में हाजीपुर फेमस है। अगर आपसे वही लीची उत्पादन पूछ लेना तो लीची उत्पादन में आपको किसको याद रखना है? मुजफ्फरपुर को याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। मखाना खेती के लिए कौन प्रसिद्ध है? मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये तो अपना बिहार है। पूरे देश के अंदर जो है मखाना खेती में बिहार जो है टॉप पे है। और बिहार में जिला कौन सा? तो वह है आपका दरभंगा जिला। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आप अपने मेहनत को कभी कम मत करना, और जिस दिन आपको लग जाए कि नहीं मेरे मेहनत में कोई कमी आने लगे तो आप मेरे साथ एक सच्चा दोस्त समझकर, भाई समझकर, छोटा भाई समझकर, बड़ा भाई समझकर अपने दुख को शेयर कर देना। मैं जितना हो सकेगा मैं आपके साथ आपकी हेल्प ज़रूर करूंगा। तो देखिए, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस ज़िले के अंदर स्थित है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये नवादा ज़िला है। बहुत बार पूछे गए हैं एग्ज़ाम के अंदर। और उसके बाद अगर आप बिहार स्पेशल पढ़ के नहीं जाते हैं तो, या फिर अच्छा सा आप कंटेंट वाला, क्वालिटी वाला वीडियो को देखकर नहीं जाते हैं, तो ये सवाल भी गलत हो जाते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग पे स्थित है? तो सबसे पूर्वी भाग की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा है? तो कटिहार है। तो चलिए मैं इसको दिखा भी देता हूं आपको मैप के अंदर। तो ये आप देख रहे हैं मैप है हमारे सामने। तो चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। अब ये पूर्वी भाग पे आ गए हैं। तो सबसे पूर्वी भाग जो माना जाता है ये आपका यहाँ पे ये रहा कटिहार। इस कटिहार को माना जाता है सबसे पूर्वी भाग, जबकि मुझे लग रहा है ये किशनगंज आना चाहिए, लेकिन नहीं है वो, ठीक है। तो ये कटिहार को माना जाता है सबसे पूर्वी भाग, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ें और यहाँ पर पूछा जाता है जो कि मैंने नहीं बताया आपको। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल देख रहे हैं ना आप, ये वेस्ट बंगाल के बारे में आपसे पूछा जाता है कि वेस्ट बंगाल जो है किस किस ज़िले को टच करता है? तो एक तो कटिहार को करता है, दूसरा यहाँ पे देखिए पूर्णिया को करता है, तीसरा एक किशनगंज को करता है, ठीक है। चलिए आगे सवाल आएगा तो देख लेंगे। अब चलते हैं सवाल की ओर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो कौन सा झील बिहार के अंदर स्थित है भाई? तो ये आप देखिए सांबर झील कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में स्थित है। अनुपम झील हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अनुपम झील बिहार के किस ज़िले में है? क्या ये बात आपको पता है? नहीं पता है ना? तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं वो भी बता देता हूँ। तो अनुपम झील जो है आपका बिहार के
कैमूर ज़िले में स्थित है, तो आपका यहाँ पे कैमूर हो जाएगा। उसके बाद अनुपम झील हो गया बिहार के अंदर। सुखना झील कहाँ पे है, तो सुखना झील की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका चंडीगढ़ में स्थित है, तो चंडीगढ़, ठीक है, ऑप्शन ये हो गया चंडीगढ़। उसके बाद कामा झील की बात करूँ तो ये कामा झील जो है आपका महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, ठीक है, ऑप्शन ये आपका डी का हो गया महाराष्ट्र। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व प्रसिद्ध था ये बौद्ध धर्म की दर्शन के लिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के क्या कारण थे, आपको मैंने शुरू में बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय को विनाश करने का जो काम किया था, बर्बाद करने का जो काम किया था, वो किया था बख्तियार खिलजी ने। पहला आक्रमण तो उसने 1198 में किया था, फिर से वो आक्रमण करता है 1202 के अंदर, और फिर से तो वो आग लगा देता है लाइब्रेरी के अंदर, पूरी तरह से बर्बाद कर देता है नालंदा विश्वविद्यालय को, ठीक है। तो ये मुसलमानों का जो है यहाँ पे क्या था, विनाश का कारण बने थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था, तो ये था रॉल्फ फिच, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो अंतिम मौर्य सम्राट की अगर मैं बात करूं तो ये आपका बृहद्रथ आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मौर्य वंश की बात हुई है तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो ये है आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, इनको कई सारा उपनाम भी दिया गया है, जैसे कि सैंड्रोकोट्स बोला जाता है, एंड्रोकोट्स बोला जाता है, ये इन्हीं को बोला जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, गुप्त सम्राट जिसने कि हुनों को पराजित किया था, तो हुनों को पराजित करने का काम किसने किया था, तो ये किया था स्कंदगुप्त ने, ठीक है, स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो समुद्रगुप्त देख रहे हैं, समुद्रगुप्त कौन है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे, तो चलिए सम्राट अशोक के पिता जो थे वो थे बिंदुसार, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब अशोक की बात हुई है तो अगर मैं अशोक की बात करूं तो ये जो है अब मौर्य सम्राट से थे, यानी मौर्य वंश से थे, आपको ये पता है। तो मौर्य वंश के अंदर जो है सबसे पहले कौन आते हैं, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं सबसे पहले। उसके बाद कौन आते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं आपका बिंदुसार आते हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपका हो जाएगा बिंदुसार, तो नंबरिंग कर देता हूँ। तो सबसे पहला हो गया आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो कि संस्थापक थे, उसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार यहाँ पे हो गया आपका पहले जो है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा जो है बिंदुसार, तीसरा जो है आपका अशोक आता है। ये जो अशोक है ना, ये तीसरा, ये हो गया। आपको अगर क्रम लगाने के लिए कभी बोल दे तो ये क्रम आप ऐसे लगा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, अशोक के बारे में, अशोक को और भी नाम दिया जाता है, क्या क्या नाम दिया जाता है, तो अशोक को जो है देवानाम प्रिय भी कहते हैं, प्रियदर्शी भी कहते हैं, और ये जो बिंदुसार देख रहे हैं ना, इसको अमित्रघात कहते हैं, ठीक है। ये सारे नाम भी आपको, ये सारे पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला सवाल है कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी, तो ये पाली भाषा थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वह स्रोत जिसमें कि पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है, तो ये है आपका इंडिका। इंडिका लिखा किसने, ये आप कमेंट कीजिए, इंडिका को किसने लिखा ये आप कमेंट कीजिए, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो अजातशत्रु के अगर वंश की बात करें तो ये कौन सा वंश था, तो ये हर्यक वंश था, तो हर्यक वंश से ये बिलोंग्स करते थे। अच्छा, हर्यक वंश को मैंने बताया था शुरू में क्या कहते हैं, पितृहंता कहते हैं, या इसी को अजातशत्रु को क्या कहते हैं, अजातशत्रु का एक निक नाम है यानी उपनाम है, इसको कुनिक कहते हैं। कुनिक क्या कहते हैं, कुनिक कहते हैं, यानी पिता को मारने वाला, ये कुनिक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा इसलिए कहा गया कि जो हर्यक वंश के संस्थापक थे वो थे बिंबिसार, ठीक है। उसके बाद उसका जो पुत्र होता है अजातशत्रु, अजातशत्रु क्या करते हैं कि राजगद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देते हैं और उसके बाद गद्दी पर बैठ जाते हैं। और उसका पुत्र जो होता है वो होता है उदयन, यानी अजातशत्रु का जो पुत्र होता है वो होता है उदयन। उदयन भी क्या करता है कि गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर देते हैं और फिर वो गद्दी पर बैठ जाते हैं। और उदयन ने जो है पटना, नाम सुना ना, पटना को जो बसाया, पटना का जो निर्माण किया या पाटलिपुत्र का, वो उदयन ने ही किया हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए ये अपने पिता के मारने का जो सिलसिला चल रहा था, इसके कारण क्या कहते हैं, इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था, तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, तो अवंती। अच्छा, अवंती की राजधानी क्या था, तो अवंती का राजधानी था उज्जैन, ठीक है।
और ये जो कौशल देख रहे हैं, कौशल किसकी राजधानी थी? तो वत्स की राजधानी कौशल। और आपको पता है कि टोटल जो है 16 महाजनपद थे, जिसमें कि मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ देखने को मिली थी या कहाँ स्थापित हुई थी? ये हुई थी वैशाली में। वैशाली के कहाँ? तो लिच्छवी के अंदर, ठीक है, जो कि वैशाली ज़िले में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका कोसी नदी, जिसके कारण क्या होता है कि बिहार के अंदर बहुत सारे विनाश देखने को मिलता है। इसी कारण से इसको क्या कहते हैं? तो बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। अगर पूछे कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है या बड़ी नदी कौन सी है, तो ये गंगा नदी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 80 नंबर सवाल यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि किसके प्रयत्नों से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो यहाँ पे कांग्रेस के अधिवेशन की बात करें तो अध्यक्षता जो है डीएन सिंह के द्वारा किया गया था, यानी श्री दीपनारायण सिंह। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे? मैंने आपको बताया था कि जो पश्चिम बंगाल से जो है वो 3 जिले सटते हैं। एक तो कटिहार था, दूसरा आपका पूर्णिया था, और एक और जिला कौन सा था? वो था किशनगंज। तो पूर्णिया और मानभूम जिले के जो हैं कुछ भागों को दे दिया गया था पश्चिम बंगाल को। अगला सवाल देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो ये माध्यम था आर्थिक स्थिति को। तो ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया हुआ था? तो ये दिया हुआ था 1942 में, यानी 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, तो उसी के दौरान इन्होंने महाअधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था। अगला सवाल देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ होती है? पटना में कब होती है? तो ये होती है 1934 में। 1934 में ही आपको पता है कि भारत के अंदर बहुत बड़ा भूकंप आया था, अब तक का सबसे ज़्यादा बड़ा कह सकते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये प्रयास किया गया था 1908 में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कि इनको तो ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। अगला सवाल को देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित थे? तो बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई वादन से संबंधित थे। और इस टाइप के सवाल जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रेलवे में और एसएससी में। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया हुआ था? तो ये जो हंस देख रहे हैं, इनका संपादन इन्होंने नहीं किया हुआ था। बाकी हो गया सुधा, प्रभात, दीप मुरली, इनका संपादन गोपाल सिंह नेपाली ने किया हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। महाकवि विद्यापति किस युग के थे? तो महापति विद्यापति की अगर बात करूँ तो ये मध्यकाल की युग के बिलोंग करते हैं। और इनको जो है बहुत सारे उपनाम भी हैं, आपको वो भी पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इनको जो है मैथिल कोकिला कहा जाता है। जिस तरह आपने नाम सुना होगा भारत कोकिला, किनको कहते हैं? कमेंट कीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक तो आपको बताना है कि भारत कोकिला किनको कहते हैं। भारत कोकिला और मैथिल कोकिला तो विद्यापति जी को कहते हैं। और इसके अलावा आपको बताना है स्वर कोकिला किसको कहते हैं। स्वर कोकिला भी पूछा जाता है, इधर हाल ही एग्ज़ाम में हमें पूछा गया था, ये 64 शीट वाला दरोगा में। तो स्वर कोकिला किनको कहा जाता है? ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको पूछा, इसका आपको रिप्लाई करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं? तो ये हुए हैं रेणुका से। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की पार्टी कौन से थे? तो जयप्रकाश नारायण की पार्टी की बात करूँ तो ये समाजवादी पार्टी, यानी इंग्लिश में उसी को क्या कहते हैं? तो सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण से बीपीएससी के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि जयप्रकाश नारायण जो हैं इनको क्या कहते हैं? तो लोकनायक की इनको उपनाम मिला हुआ है। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है इनको। इनका जन्म जो होता है वो आपका सिताब दियारा गांव में होता है, जो कि सारण जिले में है। तो वहाँ पे इनका जन्म होता है। और 1942 यानी 8 अगस्त 1942 के दौरान क्या होता है, जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, तो उस दौरान क्या करता है अंग्रेज, जितने भी प्रमुख नेता होते हैं उन सभी को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि किस जेल में इनको बंद किया गया था? तो इनको जो है हजारीबाग के जेल में बंद किया जाता है। कहाँ पे? तो हजारीबाग जेल में इनको बंद कर दिया जाता है। तो फिर क्या होता है वहाँ पे, सुन लीजिए थोड़ा सा कहानी।
आपके फ़ायदे के लिए है, बीपीएससी के लिए है तो और भी अच्छी बात है। तो वहाँ पे होता क्या है कि वो हजारीबाग जेल से निकल के भाग जाते हैं, और भागते कब हैं, तो दीपावली के सुबह सुबह वहाँ से क्या होता है, ये भाग जाते हैं। अब दीपावली कब मनाया जाता है, तो कार्तिक महीने में मनाया जाता है। तो दीपावली के सुबह सुबह जो है हजारीबाग जेल से निकल के जयप्रकाश नारायण जी वहाँ से भाग जाते हैं, और ये वहाँ से निकल के कहाँ चले जाते हैं, नेपाल चले जाते हैं। ठीक है, यानी हमारा जो पड़ोसी देश है वहाँ पे नेपाल चले जाते हैं, और नेपाल में जाकर क्या करते हैं, आज़ाद दस्ता नामक एक संगठन का निर्माण करते हैं, और वहाँ पे वहाँ के विद्यार्थियों से मिलते हैं और उनको जो है छापा मार युद्ध के बारे में बताते हैं। तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे इनके जीवन से रिलेटेड जो कि आपको ध्यान रखना है, और बीपीएससी के अंदर, दरोगा के अंदर ये सब चीज़ें पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। तो ये रहने वाले थे बिहार के। तो बिहार में कहाँ पे, तो ये जो है आपका जीरादेई नामक गांव होता है वहाँ से। अच्छा, जीरादेई किस ज़िले में है आपको ये बताना है। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। तो इनकी अगर मैं गांव की बात करूं तो इनका गांव था मोरली भरहवा, इनका गांव का नाम था। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इधर तो आपसे मैंने बताया था कि बीपीएससी के अंदर भगत सिंह का गांव पूछा गया था। तो आप जो जनगण मन पढ़ते हैं ना, उसके अंदर जो बंगा आता है, बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा जलधि उच्चल तरंग, तो उसी में जो बंगा आता है ना आपका, ये बंगा गांव है भगत सिंह के गांव का नाम। ठीक है, तो मुरली भरावा हो गया। राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम ये कौन है, तो ये है आपका जब जो तिनकठिया प्रणाली थी, तिनकठिया प्रणाली के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, उनमें जो है गांधी जी को आमंत्रित करने का काम किन्होंने किया था, राजकुमार शुक्ल ने। यानी चंपारण सत्याग्रह जो है उनसे रिलेटेड है ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए हैं। तो सच्चिदानंद सिन्हा की अगर बात करूं तो ये जुड़े होते हैं आपका संविधान सभा से। ठीक है, तो संविधान सभा तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं। तो क्या ये दांडी मार्च से जुड़े थे, नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिल्कुल नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है कि दांडी मार्च कब स्टार्ट होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट होता है, और भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट होता है, आपको इसके बारे में क्या करना है, कमेंट करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया हुआ था। तो ये इन्होंने किया हुआ था बिहार से, बिहार के जगदीशपुर प्रांत से किया हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल हो जाएगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे भाई, तो ये थे जगदीशपुर के राजा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेज फौज का नेतृत्व करने वाला सेनापति इनमें से कौन था। जो सेनापति था ना, वो था आपका कैप्टन डनवर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि कुंवर सिंह जी के पिता का नाम क्या था। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका फैमिली से क्वेश्चन उठा लिया, नहीं भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको यहाँ पे सेलेक्टिव क्वेश्चन में दिख रहा है। अगला है कि कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम था साहबजादा सिंह। अच्छा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जब वीडियो देख रहे होंगे ना, तो मैंने आंसर को हाईलाइट कर दिया है। तो अब आप तुरंत सोच रहे होंगे कि चलो मैंने तो आंसर कर दिया, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप देख के सोच रहे होंगे कर लिया आंसर। आपके अंदर एक ईमानदारी नाम की भी कोई चीज़ होनी चाहिए। अगर मैं आपसे स्कोर पूछता हूँ ना, तो आपको ऐसा नहीं कि आप स्कोर यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर देख लिए, हाईलाइट किया हुआ ही है, तो फिर क्या दिक्कत है, मेरा भी आंसर सही हो गया, नहीं भी जानते हुए सही हो गया। नहीं, आपको ईमानदारी दिखानी है। अगर मैं आपसे स्कोर पूछूं, जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है, आंसर आगे में लिखा हुआ भी है, तो भी आपको उसके बारे में नहीं बोलना है। अपने अंदर ईमानदारी होनी चाहिए चीज़। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। बिहार की प्रचलित कला कौन सी है। तो ये जो मधुबनी पेंटिंग देख रहे हैं, ये आपका बिहार के अंदर, ना सिर्फ पूरे भारत के अंदर क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, तो आप सेटिंग की सोच नहीं सकते। तो हर हाल में आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत करने वाले भी बहुत बच्चे हैं, तो आपको उन सब से आगे निकलना पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि आपके आशे में आपकी माँ घर में बैठी हुए, पिताजी घर में बैठे हुए हैं, तो उनके जो आशा हैं उनको तो निराश नहीं करना है ना। तो उनके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप अगर अभी मेहनत कर लोगे, क्योंकि अभी आपका उम्र है, और जब उम्र बीत जाता है ना, तो धीरे धीरे दिमाग पे प्रेशर बनते जाता है। आप वो चीज़ ना देखो, आप वो नौबत ना आने दो। इसलिए अभी से समय रहते उसको पढ़ लो। टाइम कहीं भी बर्बाद मत करो, क्योंकि टाइम अगर आप बर्बाद करोगे ना कहीं आपको आने वाला समय जो है आपको बहुत रुलाएगा, और वो जीवन बहुत कष्टदायक होता है।
अगला क्वेश्चन है कि 1927 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया हुआ था? तो इसका गठन किया हुआ था दो लोगों ने मिलकर, एक तो था CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो इन दोनों ने मिलकर 1927 में स्वराज पार्टी का गठन किया हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें कि इंडिगो की खेती, वही नील की खेती, इंडिगो मतलब नील हो गया, तो नील की खेती वाले किसान के दमन का चित्रण किया गया है। इसका रचना किसने किया, यानी नील दर्पण की रचना किसने किया, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका रचना जो है दीनबंधु मित्र के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन देख, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की हुई है? तो कश्मीर के अंदर जो बौद्ध संगीति आयोजित किया हुआ था ये था कनिष्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी राइट हो जाएगा। इससे रिलेटेड चलिए और कुछ बात जान लेते हैं, जिनमें से कि सबसे पहले जो है मैंने लिखा है रावे पाकू, तो इसमें क्या है, तो ये स्थान के नाम है, यानी कहाँ कहाँ पे कौन से होते हैं आपका बौद्ध संगीत। उसके बाद ये जो अका अक देख रहे हैं ये राजा के नाम है, और इधर जो आप देख रहे हैं माशामोव ये जो है अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके उसके भी नाम देख लेते हैं कि अध्यक्ष कौन थे। ये हो गए अध्यक्ष, चलिए देखते हैं। तो ये राज से हो गया आपका राजगीर, राज से हो गया आपका राजगीर या राजगृह कहते हैं जिनको। तो पहला बौद्ध संगीति होता है यहाँ पे, दूसरा जो है वैशाली के अंदर, तीसरा जो है पाटलिपुत्र के अंदर होता है, और चौथा जो है आपका कुंडलवन कश्मीर में होता है। अच्छा, ये तो राजा कौन थे, राजा की बात करूँ तो सबसे पहला यानी जब प्रथम बौद्ध संगीति होता है तो उस टाइम राजा होते हैं अजात शत्रु। दूसरे कौन होते हैं, तो ये कालाशोक दूसरे बौद्ध संगीति के टाइम। तीसरा कौन होता है, तो अशोक होता है, और चौथे ये कनिष्क होते हैं, यानी जब चतुर्थ बौद्ध संगीति होता है तो उस टाइम कनिष्क होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अध्यक्ष कौन रहे थे। तो जब प्रथम बौद्ध संगीति होता है तो उस टाइम अध्यक्ष होते हैं महाकश्यप। दूसरा कौन होते हैं, तो दूसरे बौद्ध संगीति में अध्यक्ष होते हैं सावाकामी, और तीसरे बौद्ध संगीति के अंदर होते हैं मोगलीपुत्तिस्म, और चौथे के टाइम होता है कौन, तो वसुमित्र होते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अब डायरेक्टली इसको पढ़ो, रावे पाकू अका अक मशामो। ठीक है, दो चार बार पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, और सवाल यहाँ से कन्फर्म पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है, यानी एकमात्र बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये जिला कौन सा है, तो ये जिला है आपका पश्चिमी चंपारण। और वो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एकमात्र बिहार के अंदर जो है वही है। क्योंकि बात ऐसा है कि बिहार के अंदर जो है जंगलों का अभाव देखने को मिलता है, इस कारण क्या होता है कि यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान भी हमें ना के बराबर देखने को मिलता है। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी जो नीतीश कुमार देख रहे हैं ये आपका क्या हो जाएंगे, वर्तमान में अभी आपका CM है, और इन्होंने जो पहली बार CM के पद पर शपथ लिया हुआ था, पहली बार जो मुख्यमंत्री बने हुए थे, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो ये 2000 ईस्वी में बने हुए थे पहली बार मुख्यमंत्री। ठीक है, और ये जो राबड़ी देवी आप देख रहे हैं ये बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो ये सब डाटा भी आपको बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए, और आपको याद हो गया होगा। आपको इस वीडियो को तब तक देखना है जब तक कि आपको ये सारे के सारे जो बिहार स्पेशल डाटा में कराया हूँ वो याद ना हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपका ये बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील का खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था, यानी आपके पास जितना भी खेत है, अगर 1 कट्ठा खेत है तो उनमें से 3 भाग आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर नील की खेती करना पड़ेगा। यही था अंग्रेज़ों का क्या, 3 कठिया प्रणाली। तो ये था आपका 3/20 हिस्सा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। और इसी पद्धति से परेशान होकर राजकुमार शुक्ल ने क्या किया था, गांधी जी को आमंत्रित किया हुआ था कि आप आइए बिहार के अंदर, पश्चिमी चंपारण के अंदर, और फिर यहाँ पे क्या करिए, हम लोगों को लीड करिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित कौन सा शहर है, तो वो है कटिहार। लेकिन रियली में आप डाटा जब देखेंगे ना तो वहाँ पे कौन सा है, तो किशनगंज है। मैं वो भी दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वेश्चन में फ़र्क है। इससे पहले ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो ये निम्नलिखित दे रखा है, यानी ऑप्शन जो है ना उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पूछा गया है। तो चलिए हम रियल में आपको मैप दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, मैप हम लोगों ने खोल लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये रहा हमारा कौन सा, तो ये है कटिहार। तो कटिहार
से कहीं ना कहीं आप ये लाइन खींचिए सीधा, तो आप देखेंगे कि ये जो है किशनगंज का पार्ट जो है कटिहार से आगे है। तो अगर आपको ऑप्शन में किशनगंज देगा तो आपको ऑप्शन में कौन सा टिक करना है, तो फिर किशनगंज टिक करना है, तो फिर आपका ये राइट हो जाएगा। अच्छा, ये तो पूर्वी भाग है, तो क्या पश्चिमी भाग कौन सा है, तो पश्चिमी भाग को भी देख लेते हैं। तो देखिए पश्चिमी भाग आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे पश्चिमी चंपारण आ जाता है। अगर ऑप्शन में रहेगा ज़्यादातर जो है आपको पश्चिमी चंपारण रहता है, तो पश्चिमी चंपारण लगाना पड़ेगा। और अगर पश्चिमी चंपारण ना हो तो फिर आप जो है कैमूर लगा, यानी भभुआ कैमूर आप लगा सकते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर आप दक्षिणी भाग को देखेंगे तो दक्षिणी भाग देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन सा, तो ये गया जिला देख रहे हैं, ये गया जिला, ये जो गया जिला है ये आपका सबसे दक्षिणी भाग है। अगर वहीं पे उत्तरी भाग की बात करूँ तो उत्तरी भाग कहाँ पे है, तो उत्तरी भाग में सबसे ऊपर पे आपका यहाँ पे पश्चिमी चंपारण देखने को मिल रहा है, जो कि आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने सवालों की ओर। उम्मीद करते हैं इस सवाल की भावनाओं को आप समझ चुके होंगे और अब आप इस सवाल में गलती कभी नहीं करने वाले हैं। अगला सवाल है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है, तो बिहार के अंदर छठ पूजा जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहते हैं कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है, तो बिहार का अद्वितीय त्यौहार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे गलतियां होते हैं और मैं भी गलतियां किया हूँ, लेकिन आंसर जो होता है वो बिहू होता है, ठीक है। तो बिहू आप आंसर को लगाइएगा, छठ को मत लगाइएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सोनपुर का मेला किसको कहते हैं, तो सोनपुर का मेला जो है ना ये कहते हैं हरिहर क्षेत्र का जो मेला होता है उसको कहते हैं सोनपुर का मेला। और ये जो सोनपुर है वो किस ज़िले में है, तो ये वैशाली ज़िला के अंदर होता है। और ये पशु मेला है, कैसा मेला है, तो पशु मेला है, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये पशु मेला है जो कि ना कि सिर्फ भारत का या ना सिर्फ बिहार का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है। और ये आपका प्रत्येक साल लगता है। और लगता कब है, तो कार्तिक महीने में लगता है, कार्तिक महीना के पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है। कार्तिक महीना के पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है, तो इसको भी ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है, तो कौन सा है भाई, तो ये जट जाटिन जो है बिहार का लोक नृत्य है। इसके अलावा जट जाटिन हो गया, विदेशिया हो गया, ये सारे के सारे बिहार के हैं। जबकि आप ये जो आप देख रहे हैं गरबा, गरबा कहाँ के होते हैं, तो गरबा जो है ये आपका गुजरात के लोक नृत्य होते हैं। गरबा हो गया, डांडिया हो गया, ये गुजरात के होते हैं, ठीक है। और अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है पद्मश्री सीता देवी किस की प्रसिद्ध हस्ती है, यानी कि क्षेत्र से, तो ये मधुबनी पेंटिंग की प्रसिद्ध हस्ती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात हैं, तो ये नालंदा महाविहार जो विख्यात हैं ये आपका हैनसांग स्मारक के लिए आपका प्रसिद्ध है। अगला सवाल को देखते हैं क्या है अगला सवाल, तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो इनके राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी जी राष्ट्रीय नेता थे। और चंपारण आंदोलन होता कब है, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा। तो 1917 में ये होता है, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब होता है, तो ये 16वां अधिवेशन होता है 1921 के अंदर। अगला सवाल देखते हैं। अगर हमारी मेहनत आपको 1% भी पसंद आया ना, तो फिर आप क्या करो, बस एक काम कर दो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो, कम से कम अपने 2 लोगों के साथ शेयर कर दो ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। अगला सवाल है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे थे, तो यहाँ पे जो अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे चित्तरंजन दास। और ये जो है आपका दूसरा अधिवेशन था जो कि बिहार के अंदर हुआ था, यानी कांग्रेस के लिए, यानी कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के अंदर दूसरा था। और पहला कौन सा था, तो बिहार के अंदर वो बांकीपुर में हुआ था, आपका पटना के अंदर 1912 के आसपास होता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया, तो ये है मीर कासिम, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले इनकी राजधानी था वो मुर्शिदाबाद था। मुर्शिदाबाद से इन्होंने क्या किया कि राजधानी को परिवर्तन करके मुंगेर स्थानांतरित कर दिया वो गया था, ठीक है। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो गोलघर का निर्माण होता है कॉर्नवालिस के समय में। और ये 1786 में इसका निर्माण किया जाता है गोलघर का। और क्यों किया जाता है, तो गोलघर का निर्माण किया जाता है अन्न भंडारण के लिए, यानी जो फूड हैं उसको स्टोरेज करने के लिए, फूड नहीं ग्रैन को स्टोरेज करने के लिए, अनाज को स्टोरेज करने के लिए किया गया था, अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था। 1784 या 86, लोग कन्फ्यूज हो गया हमें फिर से, तो आप कंफर्म हो जाना, आई थिंक 1786 होना चाहिए। तो आगे क्वेश्चन भी आएगा तो क्लियर हो जाएगा, नो डाउट।
पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? बात है पटना की, तो आप क्या करेंगे, तुरंत जो है कुंवर सिंह लगाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत। नहीं, पटना की अगर बात करें तो पटना के अंदर जो लीडर थे वो थे पीर अली सिंह, पीर अली खान। अगर आपसे यही पूछता कि जगदीशपुर के कौन हैं तो आप लगाएंगे वीर कुंवर सिंह। अगर आपसे बिहार का पूछा जाए तो भी आपको वीर कुंवर सिंह लगाना है, लेकिन स्पेशली जब आपसे पटना पूछ ले तो पटना में अगर ऑप्शन पीर अली हो तो आप पीर अली ही लगाएंगे। इस बात का आप बिल्कुल ख्याल रखेंगे। अगला सवाल की ओर चलते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी गिरिब्रज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो ये था तक्षशिला। अभी अगर मैं तक्षशिला की बात करूँ ना, ये वर्तमान में जो है आपका पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन मतलब ये जब हमारा देश डिवाइड हो गया 1947 के बाद, तो फिर क्या हो जाता है कि ये जो तक्षशिला है ये आपका क्या हो जाता है, पाकिस्तान के अंदर चला जाता है। अगला सवाल देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, इसके बारे में भी आप जानते होंगे। अच्छा, आप कमेंट करिए कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बसाया था, किसने स्थापना किया हुआ था, आप ये कमेंट करिएगा। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ये कौन सा राजा था? तो ये था आपका घनानंद, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका मौर्य वंश के संस्थापक होते हैं। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। आपको ये बात बहुत पहले से ही पता है। और समुद्रगुप्त जो है आपका चंद्रगुप्त का क्या होते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के पापा होते हैं, यानी पिता होते हैं। तो समुद्रगुप्त का जो पुत्र होता है ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय होता है, जिनको कि आप किस नाम से जानते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है पता है आपको? आपसे इस तरह पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय कौन से वंश से थे, तो आप क्या करते हैं, तुरंत जो है मौर्य वंश लगा देते हैं। नहीं, ये गुप्त वंश से थे। समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, कुमारगुप्त हो गया, ये सारे के सारे जो हैं गुप्त वंश से हैं। आपको स्पेशली इसको ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि आपको अगर चंद्रगुप्त मौर्य पूछा जाए तो फिर वो मौर्य वंश हो जाएगा। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? तो विक्रमादित्य कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है? तो ये जो है समुद्रगुप्त का पुत्र हैं, जिनको जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, और इनको ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और ये जो चंद्रगुप्त प्रथम देख रहे हैं या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, ये अलग हैं, दोनों का वंश ही अलग है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब आ जाएगा तो फिर आपको परेशानी हो सकता था। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर के अंदर जो है गंडक नदी से पानी आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं, यानी निकलती हैं? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नर्मदा नदी और सोन नदी। नर्मदा नदी और सोन नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपका अमरकंटक की पहाड़ी से होती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मखदुम कुंड कहाँ पर स्थित हैं? तो ये कुंड जो है राजगृह के अंदर स्थित है, राजगृह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो ये जो है आपका चतुर्थ पीढ़ी का है। लेकिन इस सवाल के ऊपर जो है ना बहुत सारे क्या होते हैं कि मतलब क्लैम देखने को मिलता है। कोई जो है पंचम लगाते हैं, कोई चतुर्थ लगाते हैं। तो मैंने खुद इसको जांच किया तो मैंने पाया कि ये चतुर्थ ही है, लेकिन ज़्यादातर यानी लेकिन कुछ इसके बावजूद भी जो है पंचम करवाते हैं। सो आप इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आई थिंक मेरे अनुसार ये चतुर्थ होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? तो इनका जन्म स्थान जो है ये कुंडग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जैन धर्म के क्या होते हैं, ये 24वें तीर्थंकर होते हैं, जो कि अंतिम तीर्थंकर होते हैं महावीर स्वामी। 23वें कौन थे? तो 23वें थे पार्श्वनाथ थे। और पहले कौन होते हैं? तो पहले जो है ऋषभ देव होते हैं ना। तो पहले जो है ऋषभ देव होते हैं, जबकि 23वें पार्श्वनाथ होते हैं। और 24वें कौन होते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके महावीर स्वामी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि वर्धमान स्वामी ने वर्धमान महावीर ने कहा निर्वाण प्राप्त किया था? तो निर्वाण प्राप्त इनको जो होता है ये पावापुरी के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप हमारी भाषाओं पे मत जाइएगा, भाषाओं में दम नहीं है, लेकिन कंटेंट में बहुत ज़्यादा दम है, जो कि आपके एग्ज़ाम को
फोड़ के रख देगा। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना की अगर मैं बात करूँ तो पटना के अंदर जो है 10वें सिख गुरु का जन्म होता है। उनका नाम क्या है? तो ये है आपका गुरु गोविंद सिंह। ये क्या होते हैं? तो 10वें गुरु होते हैं और अंतिम गुरु होते हैं। इनका जन्म जो है पटना के अंदर होता है। किनका? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना के अंदर होता है, जो कि आप आज पटना साहिब देख रहे हैं, तो वहीं पे इनका जन्म होता है। इन्होंने क्या किया हुआ था? कुछ काम किया हुआ था जो कि एग्जाम में आपको पूछा जाता है। खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने किया हुआ था। खालसा पंथ, ठीक है। तो खालसा पंथ का स्थापना इन्होंने किया हुआ था। कब किया हुआ था इन्होंने? तो इसकी स्थापना जो है इन्होंने 15 अप्रैल 1699 में इन्होंने क्या किया हुआ था? खालसा पंथ की स्थापना किया हुआ था आनंदपुर साहिब में। कहाँ पे किया हुआ था? आनंदपुर साहिब के अंदर इन्होंने इसकी स्थापना किया हुआ था। तो इतनी बातें आपको क्या करना है, इनसे रिलेटेड आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर स्थित है आपका गया के अंदर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। गया के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? गया जो है आपका सबसे गर्म ज़िला भी है, गया आपका सबसे ठंडा ज़िला भी है, ठीक है। और बिहार के सबसे दक्षिणी ज़िला भी आपका गया ही है। जमुई के अंदर क्या है भाई? तो जमुई के अंदर जो है सबसे ज़्यादा सोना का भंडार है। बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा सोना का भंडार जमुई ज़िले में। बीपीएससी में पूछा जाता है इस तरह के सवाल, ठीक है। और पटना जो है जनसंख्या में सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा नगर हो गया। पटना जो है बिहार की राजधानी हो गया, हाई कोर्ट हो गया। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित होती है? तो ये होती है आपका राजगीर के अंदर। कैसे याद रखना है? तो रावय पाकू। कैसे? रावय पाकू। रा से आपका राजगीर हो गया, वा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कू से कुंडलवन कश्मीर हो गया। अगला सवाल है जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान जो है ये आपका जनसंख्या घनत्व के आधार पर पहला है। तो भारत के अंदर पहला स्थान जनसंख्या घनत्व में बिहार का है। तो जनसंख्या घनत्व है कितना? तो ये है आपका 1106। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 1106 यहाँ का क्या है? जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बिहार में साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो बिहार में साक्षरता प्रतिशत की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका 61.8%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ये हो जाएगा आपका डी। ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो डाटा बदल चुके हैं। चलिए अगला सवाल को देख। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है? तो ये तो बिहार है। अब मैं आपको कुछ स्पेशल डाटा बता दूं। देखिए जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो बिहार जो है तीसरे स्थान पे है, नो डाउट। तो पॉपुलेशन, ये हो गया पॉपुलेशन। तो कौन कौन पहले कौन आते हैं? तो पहला तो यूपी आता है, इसके बाद कौन आता है? इसके बाद महाराष्ट्र आता है, और इसके बाद कौन आता है? इसके बाद बिहार आता है, इसके बाद कौन आता है? तो इसके बाद वेस्ट बंगाल आता है। तो ये आपको क्रम ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गया पॉपुलेशन। अगर मैं यही एरिया की बात करूं, क्षेत्रफल की बात करूं, तो उसमें क्या कहानी है? तो उसमें सबसे पहले जो है वो राजस्थान आता है। इसके बाद कौन आता है भाई? तो राजस्थान के बाद जो है एमपी आता है, एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। इसके बाद कौन आता है? तो ये महाराष्ट्र आता है, एमएच से महाराष्ट्र लिख रहा हूँ। इसके बाद कौन आता है? तो इसके बाद जो है यूपी आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इससे पहले जो है आंध्र प्रदेश आते थे, लेकिन आंध्र प्रदेश आपको पता है कि तेलंगाना के बनने के बाद जो है आंध्र प्रदेश की जो एरिया है वो घट गया। तो अपडेटेड के अनुसार जो है आपका यहाँ पे यूपी आ जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे देखिए जब आंध्र प्रदेश बट गया ना, यानी जब आंध्र प्रदेश कट गया, तो जो हमारा एरिया के अकॉर्डिंग पोजीशन था 12वां, ये 12वां ना होके अब 13वां होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। मैं आपको अपडेट कर दिया। अगर सवाल अपडेटेड अनुसार दिया होगा तो आप अपडेट आंसर ही मारिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो लिंगानुपात पूछा है, जो कि आपका मुंगेर हो जाएगा। अच्छा मुंगेर में है कितना लिंगानुपात? तो ये है आपका 876 है। नो डाउट आपको बिल्कुल यहाँ पे क्लियर होगा, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किस आधुनिक शहर का नाम उदंतपुरी था, यानी पुराना नाम उदंतपुरी था? तो उदंतपुरी शिक्षा विहार या उदंतपुरी केंद्र आपने सुना भी होगा। ये बहुत ज़्यादा फेमस था पहले के टाइम में। तो ये बिहार शरीफ के अंदर है। अच्छा बिहार शरीफ कहाँ है? तो बिहार शरीफ जो है आपका नालंदा ज़िला के अंदर है।
कहाँ पे है, तो ये नालंदा जिला के अंदर है, आपको ये बातें ध्यान में रखना है, नालंदा जिला यानी बिहार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया हुआ था। इन्होंने जो है टोटल 7 श्रेणियों में समाज को विभाजित किया हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बसाने का काम जो है धर्मपाल ने किया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पाल वंश के शासक हैं धर्मपाल। ठीक है, पाल वंश के संस्थापक कौन है, आप हमें कमेंट कीजिएगा। पाल वंश के संस्थापक, अभी तुरंत जो है वीडियो को पॉज करिए और कमेंट कीजिए और फिर उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिए। अगला सवाल देखते हैं, शेर शाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा जो है ये सासाराम के अंदर स्थित है। अच्छा, अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, बीपीएससी अगर और ज़्यादा टाइट करके सवाल पूछे, थोड़ा डीप चला जाए कि सासाराम किस ज़िले में है, तो फिर आप क्या करेंगे। बिहार पुलिस भी पूछ सकता है, दरोगा भी पूछ सकता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा ये जो सासाराम है ना, ये सासाराम आपका रोहतास ज़िले में है। किस ज़िले में है, रोहतास ज़िले में। और रोहतास ज़िले के बारे में मैंने आपको डाटा क्या बताया था कि रोहतास ज़िला जो है ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा ज़िला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। तो ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी के अंदर बना हुआ है, आगे जो है आपको भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आंसर की बात करूँ तो हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। इनके बारे में मैंने आपको बताया, बहुत सारी बातें बताया। क्या बताया कि ये जब इनको जो है हजारीबाग जेल में, यानी 8 अगस्त, भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहा हूँ, तो भारत छोड़ो आंदोलन होता है कब, आपका 8 अगस्त 1942 को ये स्टार्ट होता है। तो सारे जो प्रमुख नेता होते हैं उनको अंग्रेज क्या करते हैं, पकड़ पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो इनको जो है जयप्रकाश नारायण जी को जो है हजारीबाग जेल में डाल दिया जाता है और फिर इनको वहाँ पे क्या, ये वहाँ से क्या करते हैं, ये वहाँ से भाग जाते हैं और भाग के कहाँ चले जाते हैं, तो नेपाल चले जाते हैं। सुबह सुबह नेपाल पहुँच जाते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पे जाके आज़ाद दस्ता का निर्माण करते हैं और फिर वहाँ पे जो विद्यार्थी होते हैं उनको जो है छापामार युद्ध के बारे में क्या करते हैं, उनको जानकारी देते हैं। ठीक है, अच्छा, जगजीवन राम जो आप देख रहे हैं ये श्रम मंत्री रहे थे। अंतरिम सरकार का जब निर्माण हुआ था उस समय क्या थे, श्रम मंत्री रहे थे। और ये जो आप सच्चिदानंद सिन्हा देख रहे हैं ये जो है हमारे संविधान सभा के अंदर जो है अस्थाई अध्यक्ष रहे हुए थे। ठीक है, कैसा अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष। जबकि अस्थाई अध्यक्ष जो बने थे, कौन बने थे, कमेंट कीजिए। सारा कुछ मैं ही बताऊंगा तो आप क्या बैठ के बस मोबाइल देखेंगे, नहीं, आपको भी मेरे साथ काम करना है। चलिए, तो आप कमेंट कीजिएगा कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था हजारीबाग में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के बेगूसराय में किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो ये आंदोलन कौन सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, ये होता कब है भाई, तो ये होता है 1930 में। ठीक है, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो ये आंदोलन कब होता है, तो ये आंदोलन होता है आपका 1905 के अंदर, जो कि बंगाल के अंदर शुरू होता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब होता है, तो असहयोग आंदोलन की बात करूं तो ये होता है आपका 1920 से 1922 के बीच में चलता है। उसके बाद चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह की बात करूं तो ये आपका 1917 में होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक बिहार का निर्माता जो है सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये होता है तबकात ए नासिरी से। ये पुस्तक है तबकात ए नासिरी। अच्छा, ये पुस्तक है किनका, तो इसका जो लेखक है वो है मिन्हास। इसका लेखक कौन है, तो ये है मिन्हास उस सिराज, मिन्हास उस सिराज। ये भी ध्यान में रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन कहाँ पे मनाया गया था। तो ये मनाया गया था बिहार के दरभंगा जिले में। दरभंगा जिला कौन, तो दरभंगा जिला के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, तो दरभंगा जिला के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मखाना की खेती किया जाता है, जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा अग्रणी है। कौन, दरभंगा जिला। अच्छा, ये जो मुंगेर देख रहे हैं तो यहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात है। पटना बिहार की राजधानी है, पटना सबसे बड़ा नगर है, जनसंख्या में सबसे बड़ा है। और ये जो सारण जिला देख रहे हैं ये इसका क्या रिकॉर्ड है, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। ये जो सारण जिला है ना,
इसको जो है 8 अगस्त 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है, उस आंदोलन के दौरान जो है इसको अपराधी जिला घोषित कर दिया जाता है। कौन सा जिला? अपराधी जिला इसको घोषित कर दिया जाता है। किसको? सारण को। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, अगर डीप पूछ लेगा तो ये सब बातें आपको बहुत काम आएगा। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय में अपनी लाभप्रद वकालत को छोड़ दी थी? तो ये छोड़ दिया था किन्होंने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया हुआ था? तो ये किया हुआ था राजकुमार शुक्ल ने। मैंने आपको बताया था कि जब अंग्रेजों के द्वारा नील की खेती को लेकर किसानों को बहुत सताया जा रहा था, तो वहाँ पे जो है एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने जो है गांधी जी को आमंत्रित किया हुआ था कि आइए और हमारी मदद कीजिए। तो गांधी जी वहाँ पे आते भी हैं और यह आंदोलन फिर वहाँ पे शुरू होता है 1917 ईस्वी में जाकर। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका नाम था वज्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया हुआ था? तो ये किया हुआ था हैंसांग ने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इब्न बतूता की बात करूँ तो ये मोरक्को यात्री था, इसको याद रखिएगा। उसके बाद मेगास्थनीज की एक पुस्तक कौन सा है? तो ये है आपका इंडिका, इसको ध्यान रखना है, सीधा सीधा पूछा जाएगा। अल बेरूनी का एक पुस्तक था, क्या आप बता सकते हैं? मैं वेट करूंगा, आप बताइए अल बेरूनी का पुस्तक कौन सा है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया हुआ था? तो बिहार के अंदर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं। आजाद शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इसके वंश का नाम था हर्यक वंश, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और हर्यक वंश की अगर मैं बात करूँ तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। कौन था? तो बिंबिसार आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिंबिसार होते हैं संस्थापक, और उसका पुत्र होता है अजात शत्रु, और फिर अजात शत्रु का पुत्र होता है उदयन, जिसने क्या किया था? जिसने पटना यानी पाटलिपुत्र को बसाया हुआ था। ठीक है। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा आपका राइट आंसर। नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो महापद्मनंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक ये श्रीगुप्त हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? तो सम्राट अशोक का जो राजधानी था वो था पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद। ठीक है, आपका यहाँ पे राइट आंसर ए राइट हो जाएगा। और ये जो सलीम देख रहे हैं ये किसके बचपन का नाम था? क्या आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं क्या सलीम किसके बचपन का नाम था? और इसके अलावा एक और मैं दे देता हूँ, आपको बताना है खुर्रम। ये खुर्रम किसके बचपन का नाम है? एक तो सलीम बताना है, दूसरा आपको खुर्रम बताना है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो ये मीर कासिम की राजधानी थी, जो कि पहले इस मुर्शिदाबाद था और ये मुंगेर क्या करता है? स्थानांतरित कर लेता है। बक्सर का युद्ध किन के बीच में होता है? तो बक्सर का युद्ध जो है आपको पता होना चाहिए कि ये 1764 में होता है, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में होता है, जिसमें क्या होता है कि अंग्रेज जीत जाते हैं। इसके बाद है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है लिच्छवी में। लिच्छवी किस जिले में? तो वैशाली जिले में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये किया गया था 1908 के अंदर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो ये थे सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो ये था बख्तियार खिलजी, जिसने की क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। इसने पहला आक्रमण तो 1198 में किया हुआ था, और उसके बाद दूसरा आक्रमण भी करता है कब? तो ये 1202 में करता है, और उसके बाद क्या करता है? आग लगा देता है और टोटली वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है। तो अगला सवाल देखते हैं कि बिहार में वैशाली की नगरवधु आम्रपाली किसके शासनकाल में आया था? तो आम्रपाली जो है ये लिच्छवी शासनकाल में आया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था पटना के अंदर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई थी? तो ये हो गई थी 1955 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में पहली
गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे महामाया प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में छात्र आंदोलन या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष होती है? तो यह आंदोलन की शुरुआत होती है 1974 में, और इसको लीड कौन करते हैं? तो जयप्रकाश नारायण लीड करते हैं। और ये इतने ज़्यादा शक्तिशाली नेता थे जो कि इंदिरा गांधी को भी इन्होंने क्या कर दिया था, पूरा झकझोर दिया था। 1974 में यह आंदोलन स्टार्ट होता है, जेपी आंदोलन या छात्र आंदोलन। और उसके बाद 3 साल के अंदर क्या होता है कि जो भारत के अंदर सरकार चल रहा होता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार, उस सरकार को क्या करते हैं, हिला देते हैं, उस सरकार को उखाड़ देते हैं। और उसके बाद पहली बार जो है 1977 के अंदर, कब, 1977 के अंदर क्या करते हैं, पहली बार जो है जनता पार्टी की सरकार जो है 1977 में, जो कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार देखने को मिलता है केंद्र के अंदर। ये इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया हुआ था जयप्रकाश नारायण ने। और इनको ही क्या कहते हैं, लोकनायक कहते हैं। लोकनायक की उपाधि इनको यानी उपनाम दिया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। उर्दू को दूसरी भाषा का राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये होगा बिहार, आपका राइट आंसर है। उसके बाद है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये राबड़ी देवी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा, सरोजनी नायडू जो है ये कौन है? तो ये भारत के अंदर पहली मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। भारत का नहीं, भारत के अंदर किसी राज्य में सबसे पहली मुख्यमंत्री जो है सरोजनी नायडू रह चुकी हैं। ठीक है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। और सरोजनी नायडू को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं भारत कोकिला कहा जाता है। ठीक है, भारत कोकिला कहा जाता है इनको। स्वर कोकिला किनको कहते हैं? तो लता मंगेशकर को कहते हैं स्वर कोकिला। और ये जो मीरा कुमार देख रहे हैं, तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं। कौन? तो मीरा कुमार। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो बिहार केसरी कहा जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री होते हैं। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण, इनको जो हैं क्या कहते हैं? तो इनको लोकनायक कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको क्या कहते हैं? तो इनको देश रत्न कहते हैं। तो ये सारे के सारे आपको निक नेम भी ध्यान रखने हैं। अगला सवाल देखते हैं। भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है? तो विदेशिया के रचनाकार हैं भिखारी ठाकुर। और बीपीएससी के अंदर सवाल आया था, क्या आया था वो भी बताता हूँ। तो विदेशिया जो हैं ये किनके द्वारा लिखा गया? तो भिखारी ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। इनको जो है कहा जाता है भोजपुरी भाषा के शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहते हैं? भोजपुरी भाषा के शेक्सपियर कहते हैं किनको? तो भिखारी ठाकुर को कहते हैं भोजपुरी शेक्सपियर। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो पश्चिमी सीमा के ऊपर जो स्थित है, यानी पश्चिम साइड जो है वो उत्तर प्रदेश है, जबकि उत्तर साइड कौन है? तो वो नेपाल है। और पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो ये हमारे पूर्व साइड हैं, जबकि दक्षिण साइड की अगर बात करूँ तो वो झारखंड है। ये सारी बातें भी आपको दिमाग में होना चाहिए। तो उत्तर में कौन है? तो नेपाल है। पूरब में कौन है? तो पूर्व में कौन है? तो पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है। और उसके बाद झारखंड किधर? तो झारखंड जो है वो दक्षिण में है, एज फॉर साउथ। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है? तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ये भी बीपीएससी का सवाल है। सोच सकते हैं इतना ईजी सवाल अगर आपको लगता है ये बीपीएससी में पूछा गया तो बिहार पुलिस में क्यों नहीं पूछा जाएगा आपको? और पूछा जाएगा, रिपीट होते हैं सेलेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपके लिए बिहार स्पेशल के लिए लेकर आया है। आपका बिहार स्पेशल का टेंशन अब आप छोड़ दीजिए, आज से जो भी सवाल आएंगे आपको यहीं से आएंगे। अगला सवाल है कि बिहार के निम्नलिखित में जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ में सीमा साझा नहीं करता है? तो मैंने आपको लॉजिक बताया था। क्या बताया था? तो पप्पू सीमा सूर्या, इसको इंग्लिश में लिखना है सूर्या किशन, यही तो बताया था। अब यहाँ पे देखिए, पा से हो गया आपका पश्चिमी चंपारण, पू से हो गया पूर्वी चंपारण, सा से सीतामढ़ी, माँ से मधुबनी, सू से सुपौल, रिया से अररिया, किशन से किशनगंज। तो आप देखेंगे पूर्णिया तो कहीं भी आता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में बिहार के अंदर जो है कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं यहाँ पे हमारे यहाँ। अगर प्रमंडल की संख्या कहें तो प्रमंडल हमारे यहाँ कितने हैं टोटल? तो 9 प्रमंडल हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। बिहार के कौन कौन से 3 ज़िले पश्चिम बंगाल के सीमा पर हैं? तो मैंने बताया हुआ था कौन कौन है। तो कटिहार हैं,
पूर्णिया है, किशनगंज है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, देश का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है हमारे बिहार के अंदर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ये है मुंगेर जिले में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, बिहार के किस जिलों में कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य स्थित हैं? तो ये आपका क्लास 10 आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा। तो राइट आंसर की बात करूँ तो हो जाएगा दरभंगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कहता है कि बिहार में कहाँ विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित हैं? तो ये हमारे ज़िले में स्थित हैं, तो भागलपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित हैं? तो यह आपका नालंदा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित हैं? तो यह है जमुई जिले में स्थित हैं। जमुई जिले के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोने का भंडार है। किस जिले में? तो जमुई जिले में। अगला सवाल देखते हैं कि जल एवं प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित हैं? तो यह है जमुई के अंदर स्थित हैं। अगला सवाल देखते हैं, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है? तो ये पश्चिमी चंपारण के अंदर है। पश्चिमी चंपारण का रिकॉर्ड क्या था? तो ये एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा ज़िला है, यही तो बताया था। अगला सवाल देखते हैं कि भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ पे हैं? तो ये बिहार के अंदर, वो भी कहाँ? तो भागलपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद है बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कौन सा है? तो बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र जो है ये आपका बेगूसराय हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत कब घोषित किया गया था? तो विश्व विरासत स्थल इसको घोषित किया गया था 2002 के अंदर। ये बीपीएससी में पूछा गया है सवाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहते हैं, बिहार के वह भाषा जो संविधान की 8वीं सूची में शामिल है? तो बिहार का वह भाषा है मैथिली। बाकी जो आप अंगिका देख रहे हैं, भोजपुरी देख रहे हैं, मगही देख रहे हैं, ये हमारे संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है। संविधान की 8वीं सूची की बात करूं तो इसमें कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, जबकि हमारा जो संविधान लागू हुआ था उस टाइम 14 ही भाषा था। अब ये कितने हो चुके हैं? 14 से बढ़कर 22 हो चुके हैं, जिनमें से कि अब क्या है? तो मैथिली भी शामिल है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। और यहाँ पे जो है आपका बिहार स्पेशल का मैराथन वो ख़त्म होने वाला है, और इसके साथ ही मैं आपको पीडीएफ के बारे में भी बता देता हूँ। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया हुआ था? तो ये किया हुआ था पश्चिमी चंपारण के अंदर से। और कब किया हुआ था? तो ये 1917 में इन्होंने किया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जाइए और फिर वहाँ पे आपको मैं ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर किसी तरह की समस्या है तो आप क्या करिए, उसके लिए आप जो है इंस्टाग्राम पे आइए। ये आईडी आप देख सकते हैं, इस आईडी को आप क्या करिए, सर्च करिए इंस्टाग्राम पे जाके। ये वाला आईडी नहीं, इस आईडी को आप इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करिए और उसके बाद आप हमें फॉलो करिए। कोई भी परेशानी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी तरह का कोई परेशानी होता है तो आप हमें बेहिचक बोलिए और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपकी जो परेशानी है उसको सोल्व करूं मैं। ठीक है, तो इस पीडीएफ के अंदर मैंने मैप भी लगा दिया है ताकि आपको पढ़ने के लिए कोई परेशानी ना हो। अब आपको क्लास ये कैसा लगा? अगर हमारी मेहनत आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, और आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं।